नमस्कार बच्चों। पिछले कुछ दिनों से हम द यूजेस ऑफ सोशोलॉजी पे बात कर रहे हैं और हमने उसके कई लेक्चर यहाँ पर सुने और देखे, जैसे अप्लाइड सोशोलॉजी, यूजेस ऑफ सोशोलॉजी यानी समाजशास्त्र का उपयोग कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में किन किन प्रोफेशंस में आप कर सकते हैं, कहाँ कैरियर बना सकते हैं। अप्लाइड सोशोलॉजी और उसके विभिन्न ब्रांचेस क्या क्या हैं, सोशल चेंज और सोशोलॉजी में क्या रिलेशन है, सोशल प्रॉब्लम और सोशोलॉजी में क्या रिलेशन है। उसी कड़ी में आज आपका अंतिम लेक्चर है, वो है सोशोलॉजी एंड सोशल पॉलिसी यानी समाजशास्त्र और सामाजिक नीति। हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं कि जो सोशोलॉजिस्ट यानी समाजशास्त्री होता है वो एक अच्छा समाज नीति निर्माता हो सकता है, क्योंकि समाज का बहुत गहराई से, गहनता से, बारीकी से अध्ययन करता है समाजशास्त्री। और जैसा कि हम जानते हैं कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है और समाज में सारे ही क्षेत्र आते हैं, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, तो सभी का गहनता से अध्ययन करने वाला विषय जो है वो समाजशास्त्र है। ये इंटर सब्जेक्टिव है, सभी विषयों को के इंटर सब्जेक्टिविटी से अध्ययन करता है, अंतर विषय परकता से अध्ययन करता है और इसीलिए एक अच्छा नीति निर्माता हो सकता है जो समाजशास्त्र का ज्ञाता होता है, क्योंकि हम समाज में होने वाली प्रत्येक घटना का बहुत बारीकी से कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप के आधार पर यानी वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन करते हैं और फिर उसका विवेचन करते हैं यानी उसको एक्सप्लेन करते हैं। उसके आधार पर थियोरेटिकल कंस्ट्रक्शन होता है, सिद्धांत निर्माण होते हैं, तो नीति बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो अगर हम एक लाइन में कभी नीति को परिभाषित करने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि नीति का मतलब होता है जब हम सोच समझकर यानी किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए कोई एक स्ट्रैटेजी यानी रणनीति या योजना बनाते हैं उस उद्देश्य को पूर्ति के लिए और एक निश्चित समय के अंतर्गत, एक टाइम पीरियड के अंदर, एक टाइम बाउंड समय में आप उद्देश्यपूर्ण, अर्थपूर्ण तरीके से किसी काम को करने के लिए जब कोई रणनीति बनाते हो, योजना बनाते हो, तो उसे नीति यानी पॉलिसी कहते हैं। और जब वो सामाजिक क्षेत्रों से संबंधित होती है, समाज के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित होती है, जैसे आर्थिक, अर्थव्यवस्था है, राजनीति है, संस्कृति है, स्पोर्ट्स हैं, तब वो सामाजिक जो नीति है यानी सोशल पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाती है। चलिए, अब सोशल पॉलिसी को जो है, मैंने जैसे आपको बताया कि उसमें स्ट्रैटेजी होती है यानी रणनीति होती है, टाइम बाउंड होती है, योजना बनाकर की जाती है और उसके पश्चात जब उस टाइम बाउंड पीरियड में उस नीति के अकॉर्डिंग काम कर लिया, तब उसके बाद उसका इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन किया जाता है कि उस टाइम बाउंड पीरियड में हमने उस नीति को लागू करके कितना जो है सफलता प्राप्त की या कहाँ असफलता प्राप्त की। फिर उसमें वापस से संशोधन होता है, परिवर्तन होता है, परिमार्जन होता है और फिर नए तरीके से उस पॉलिसी को परिमार्जित करके, रिफॉर्म करके वापस अप्लाई किया जाता है और इस तरह से जो हमारा उद्देश्य था उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास किए जाते हैं टाइम बाउंड तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहें कि पंचवर्षीय योजनाएं हैं, तो पंचवर्षीय योजनाएं यानी 5 वर्ष के अंदर आप किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपनी एक नीति बनाते हैं, एक योजना बनाते हैं, है ना, एक रणनीति तैयार करते हैं, किस किस क्षेत्र पे कहाँ कहाँ कितना खर्च करना है, कौन कौन से प्रोग्राम चलाने हैं। खास तौर से जो सामाजिक नीति की ज़रूरत महसूस हुई पॉलिसी फ्रेमिंग की, वो ज़रूरत महसूस हुई थी स्वाधीनता के बाद यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, जब देश में अव्यवस्था फैल गई थी। हमारा जो सारे सिस्टम थे, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, सोशल, कल्चरल, जितने भी सिस्टम थे वो अस्त व्यस्त हो गए थे, तहस नहस हो चुके थे और उनको वापस से खड़ा करना था, उनमें अपग्रेडेशन करना था और उनको इंडिविजुअली, इंडिपेंडेंटली खड़ा करना था, उस सिस्टम को विकास करना था, प्रगति करनी थी। तब सोशल पॉलिसी जो है बनने लगी हर क्षेत्र में। इसलिए आप खेल नीति, शिक्षा नीति और सोशल वेलफेयर पॉलिसीज यानी, है ना, विद्यार्थियों के कल्याण के लिए नीति, पिछड़ा वर्ग के लिए नीति, ऐसे अल्पसंख्यकों के लिए नीति, इस तरह से हर एक वर्ग को जो है वो अपलिफ्ट करने के लिए, उनके जीवन को जो है समाज में उठाने के लिए, उनके जीवन स्तर में गुणात्मक परिवर्तन करने के लिए, क्वालिटेटिव चेंज करने के लिए इस तरह के प्रयास किए जाने लगे। तो सोशल पॉलिसी जो है अस्तित्व में आती है। बेसिकली अगर हम बात करें तो सोशल पॉलिसी के 2-3 आधार
की हम यहाँ चर्चा कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे पर्पस हैं, लेकिन मोटे तौर पर अगर हम बात करें, जैसे कि अभी हमने बातों बातों में ही कहा कि वेलफेयर करना, सोशल पॉलिसी का मेन एजेंडा जो होता है वो वेलफेयर करना, यानी समाज कल्याण करना, सामाजिक कल्याण करना, हर समाज के हर तबके, हर वर्ग, हर जाति का जो है वेलफेयर करना। महिला और पुरुष जो लैंगिक आधार पर विभाजन है उनमें समान अवसर के, समान विकास के अवसर और रोजगार के अवसर उन्हें उपलब्ध कराना, इसलिए भी वो पॉलिसी बनती है। हर समाज का हर सेक्शन जाति या क्लास, कास्ट, क्रीड के आधार पर जो अलग अलग है उन सबको रोजगार के और सेवाओं के समान अवसर मिल सके, विकास के समान अवसर मिल सके, सहभागिता हो सके, उनके विकास में योगदान हो सके, उन सबको ध्यान में रखकर पॉलिसी बनाई जाती है ताकि सब जो है मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन सके और विकास की मेन मुख्य धारा में शामिल हो सके। या फिर नागरिकों का जो लाइफ स्टाइल है या जीवन स्तर है उसमें गुणात्मक परिवर्तन लाना, क्वालिटेटिव चेंज लाना, क्योंकि डेवलपमेंट क्या है, विकास क्या होता है, जब किसी के जीवन में, जब नागरिकों के जीवन में कुछ क्वालिटेटिव चेंज हो जाता होता है, गुणात्मक परिवर्तन आता है, तब आप विकास की बात करते हैं कि यहाँ विकास हो रहा है। बहुत सारी आप चीज़ें देखते हैं कि नीतियाँ बनती हैं, जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वच्छता के क्षेत्र में, आवास के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। अभी जैसे बीमारी आई कोरोना, तो प्लानिंग करना पड़ा, एक पॉलिसी बनानी पड़ी सरकार को। तो हर क्षेत्र में स्वास्थ्य, हेल्थ है, एजुकेशन है, हाउसिंग है, इकोनॉमिक कंडीशंस है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी है ना, इन सब क्षेत्रों में जो है, जो भी सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक, राजनीतिक एस्पेक्ट्स हैं जीवन से जुड़े हुए, उन सब में सरकार अपलिफ्टमेंट करने के लिए, गुणात्मक वृद्धि करने के लिए, गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए जो है सोशल पॉलिसी बनाती है। ठीक है, कुछ और भी एग्जाम्पल है, जैसे चाइल्ड प्रोटेक्शन, यानी बच्चों के संरक्षण के लिए, है ना, बाल विवाह को रोकने के लिए, प्रथाओं को रोकने के लिए, जितनी कुप्रथाएं, आप ये देखिए कि पहले जो सारी चीज़ें, जो प्रथाएं, परंपराएं एक सामान्य क्रिया के रूप में, एक सामान्य तथ्य के रूप में लोगों में प्रचलित थी प्राचीन समय में, उसको धीरे धीरे जब ये माना जाने लगा कि ये कुप्रथा है या ये समाज में ये जो भी प्रथा या परंपरा है वो समाज के विकास को अवरुद्ध कर रही है, तो उन सबको रोकने के लिए सरकार ने पॉलिसीज बनाई, कानून बनाया और फिर उनको समाप्त करने के प्रयास किए गए। और अगर वो प्रथा या कानून, जो आपका परंपरा है, अगर वो तब भी कंटिन्यू करता है तो फिर उसके लिए जो है कानून बनाया गया, दंडात्मक कार्यवाही की जाती है अगर ऐसा होता है ना। तो पॉलिसी जो है एक टाइम बाउंड समय में सोसाइटी का वेलफेयर करने के लिए, उनके सामाजिक जीवन में गुणात्मक बदलाव लाने के लिए और उनमें उनको सभी को समानता और सामाजिक न्याय दिलाने के लिए बनाई जाती है। एंथनी गिडिंस, आप सबने नाम सुना होगा, समाजशास्त्री एंथनी गिडिंस, हमने बहुत बार अपनी प्रारंभिक यूनिट्स में उनकी चर्चा की। तो एंथनी गिडिंस कहते हैं कि जो समाजशास्त्र के हैं 4 प्रैक्टिकल बेनिफिट्स हैं, मतलब व्यवहारिक रूप से समाजशास्त्र के 4 बेनिफिट्स की उन्होंने चर्चा की है। कौन कौन सी? जैसे पहले उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जो सोसाइटी को समझने में मददगार होता है, यानी इट प्रोवाइड हेल्प्स टू अंडरस्टैंड सोसाइटी, है ना, तो सोसाइटी को समझने में मदद करता है समाजशास्त्र, पहला। दूसरा ये कहते हैं कि जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं, भारत एक जो है मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, मल्टी कास्टिज्म है, यहाँ मल्टी कल्चरल है सोसाइटी है, तो मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है, तो जो विभिन्न संस्कृतियों के बीच में जो विभेद है उनको समझने में समाजशास्त्र हमारी मदद करता है और उनके साथ उसके साथ कोप अप करने में भी, उसके साथ सहयोग करने में भी, उसके साथ साथ चलने में भी हमारी मदद करता है। ठीक है, तो समाजशास्त्र जो है वो अवेयरनेस, विभिन्न जो सांस्कृतिक विभेद है उनके प्रति हमारे अंदर जागरूकता उत्पन्न करता है, उन सबसे हमें परिचित करता है। तीसरा वो कहते हैं कि सेल्फ नॉलेज को इंक्रीज करता है, यानी स्वयं के प्रति जो आपका ज्ञान है, यानी इंडिविजुअल जो नॉलेज है उसको भी, सेल्फ के प्रति जो आपका ज्ञान है, नॉलेज है, उसको भी समाजशास्त्र समझने में मदद करता है। क्योंकि जैसे हमने जब समाजशास्त्र का अन्य समाज विज्ञानों से संबंध पढ़ा था तो आपको ध्यान होगा कि सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी के इंटर रिलेशन से हमने एक नई ब्रांच की चर्चा की थी, वो था समाज मनोविज्ञान, यानी सोशल साइकोलॉजी। तो सोशियोलॉजी स्टडी करता है सोसाइटी की और साइकोलॉजी स्टडी करता है इंडिविजुअल की, तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम व्यक्ति के माध्यम से समाज और समाज के माध्यम से हम व्यक्ति को समझने का प्रयास करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम दोनों को अच्छे से समझ सकते हैं, और जब आप दोनों को अच्छे से समझ सकते हैं तो सेल्फ की जो नॉलेज है, यानी स्वयं के बारे में भी आप ज्ञान प्राप्त करते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट उन्होंने बताया कि असेसमेंट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, समाजशास्त्र जो होता है वो सरकारी नीतियों का आंकलन करने में, मूल्यांकन करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे हम शुरू से ही कहते आए हैं कि समाजशास्त्र समाज